Hello, Mataji, you're watching Morning Pulse on Non-Blue TV. Union Minister of State Jayan Chaudhary said that the government is working continuously to make skill development aspirational and to restore dignity to skilling for the country's emerging workforce. Speaking about the Northeast Regional Competition of India Skills 2025-26, he said the event marks a major milestone as the region hosts its first ever skill competition aimed at preparing and empowering youth for future opportunities. एक स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाने के लिए और स्किलिंग को डिग्निटी देने के लिए जो हमारे नया वर्कफोर्स है, जो इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स की हम बात करती है, उसे तैयार करने में लगातार सरकार की कोशिश है। लेकिन असल भागीदारी तब होती है जो बॉटम अप होती है, तो यूथ हैज़ टू लीड इट। उसी प्रक्रिया में आज एक बड़ा एस्पिरेशनल प्रोग्राम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का पहला स्किल कंपटीशन जो इंडिया स्किल में फीड करेगा। जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कंपटीशन हुए हैं उसके बाद कुछ विनर्स को रीजनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य के यहाँ प्रतिभागी आए हैं। यहाँ कॉम्पीट करेंगे आपस में, कई डिसिप्लिन्स में उनको मापा जाएगा और जहाँ कहीं उनकी कमी है उसको सुधारने में फिर उनको मौका मिलेगा। उनको स्किलिंग प्रोग्राम्स उनके लिए उपलब्ध हैं और यहाँ से फिर इंडिया स्किल का कंपटीशन आने वाले महीनों में होने जा रहा है। इस साल शंघाई में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन है और भारत की टीम इन्हीं बच्चों में से चयन होगी। तो मुझे उम्मीद है, पिछली बार भी आसाम ने यहाँ एक मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस जीता था। आसाम की हमारी एक महिला कंपिटिटर थी, यंग कंपिटिटर थी। मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट के यंग लोग आगे आएंगे और आने वाले शंघाई ग्लोबल टूर्नामेंट में भी जीतेंगे। सॉरी, ये इवेंट आज तो शुरुआत है। इट्स अ 2-day इवेंट एंड देयर अबाउट 162 कंपिटिटर्स। टोटल 26 डिसिप्लिन्स हैं। कुछ यहाँ ऑन साइट हैं, कुछ ऑफ साइट कॉम्पिटिशन्स हैं जो दूसरी संस्थाओं में भी आयोजित होंगे। पहली बार इस तरह का इवेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं कई राज्य के यहाँ प्रतिनिधि हैं, खिलाड़ी आए हैं और वो आपस में कम्पीट करेंगे। इट्स फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्किल कॉम्पिटिशन। Chandigarh Deputy Commissioner Nishant Jadhav has said that the city has now been declared slum-free and authorities are shifting focus to action against smaller encroachments. He said encroachments in vending zones along roadside and in green belts are being addressed. To ensure strict monitoring, sector-wise officers have been assigned responsibility and directed to submit fortnightly affidavits confirming that no new encroachments have come up in their areas. Yadav added that while all major encroachments have already been removed, the administration has begun the process of clearing smaller ones with the emphasis firmly on preventing the emergence of any new slums in the city. हमने हटाई है। उदाहरण के तौर पे 5 बड़ी स्लम्स पिछले 1 साल में हटाई गई और हमने चंडीगढ़ को स्लम फ्री सिटी भी डिक्लेयर करवाया है। अब जो छोटी छोटी एनक्रोचमेंट्स हैं, जो चाहे वो वेंडिंग जोन्स में हो, चाहे सड़कों के किनारे हो, चाहे ग्रीन बेल्ट्स में हो, उन पे हमारी कार्रवाई जारी है। इसके लिए हमने सेक्टर वाइज ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगाई हैं और उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो हर फोर्टनाइटली यानी हर 15 दिन में हमें एक एफिडेविट के जरिए बताएंगे कि कोई भी एनक्रोचमेंट उनके एरिया में नई नहीं हुई है। तो एक तो हमारा फोकस ये है कि कोई भी नई स्लम ना डेवलप हो और जो एग्जिस्टिंग बड़े एनक्रोचमेंट सारे हटाए जा चुके हैं, जो छोटी एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने की भी प्रक्रिया हमने चलाई हुई है। एक सेक्टर 26 की जो मंडी उसको भी शिफ्ट करने की बात हुई है, वो कहाँ की जा रही है और कब तक ये ओवरऑल हो पाएगा? क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे एरिया से 34 में जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी एरिया को लेके कहीं और भी अलॉट करने की बात थी, उसको किस तरह से भी डेवलप, कब तक ये ओवरऑल हो जाएगा? तो सेक्टर 26 की मंडी के जितनी भी आड़ती शॉप्स हैं उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया चली थी। बीच में कुछ कानूनी अड़चनें थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी इसमें कुछ डिसीजंस दिए गए थे, लेकिन अब वो रास्ता साफ हो चुका है और जल्दी ही आने वाले समय में सेक्टर 56 में ये सारी की सारी मंडी शिफ्ट कर दी जाएगी। सर, साथ ही एक आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले कुछ गाय जो हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी जिसमें काफ़ी सारे गायों की डेथ हो गई थी, बॉडी पाई गई थी, उसमें काफ़ी कुछ आप भी गए हुए थे, साथ में वो सेक्रेटरी साहब भी गए हुए थे, क्या उस पर कार्रवाई हुई है और ये लापरवाही किसकी कहेंगे आप? देखिए, कुछ दिनों पहले ये एक हमें संज्ञान में मसला आया था कि जो रायपुर कलां की गौशाला है, नगर निगम के द्वारा वो संचालित है, वहाँ पे कुछ गायों की के मरने की खबर आई थी और उसमें जब हमने साइट विजिट की तो उसमें टोटल 47 जो है वो गाय उनके मरने की बात पता चली। उसकी पूरी जांच के लिए प्रशासन बहुत गंभीर है और
माननीय प्रशासक महोदय भी वहां पे जा चुके हैं। हमने उसकी जांच के लिए एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर किए थे और उसमें एडीएम की अध्यक्षता में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है। उसके जो मेंबर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए भी 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 दिन में हमें उस इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो शॉर्ट के बेसिस पे फिर कहा जा सकता है कि किस वजह से उन गायों की मृत्यु हुई। और ये भी उसमें एक बात निकल के सामने आई है कि ये ज्यादातर वो गाय या गोवंश थे जो बेसिकली किसी शहर के किसी और हिस्से में जिनकी मृत्यु हुई थी और वहां पे उनको दफनाने के लिए या इंसिनेटर पर्पज के लिए लाया गया था। तो ये सारी बातें जो है वो जांच का विषय है और आने वाले 3 से 4 दिनों में हमें इंक्वायरी रिपोर्ट मिलेगी। उसके बेसिस पे ही फिर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में बता पाएंगे। थैंक यू सो मच। Chandigarh Municipal Corporation Mayor Harpreet Kaur Babla announced that a biogas plant estimated at around Rs 125 crore is being set up in the city and is expected to be completed by 2028. She said 28 acres of land have been vacated for the project, out of which 10 acres will be allocated for the plant. The entire project cost will be borne by the company undertaking the initiative. 28 तक ये कंप्लीट होने जा रहा है और आज जो हमने एरिया इसका MOU 20 नवंबर को साइन हो गया था और जो एरिया हमने ईयर मार्क किया था उसमें से 28 एकड़ क्लियर हो चुका है। उसमें से 10 एकड़ का एरिया हम इनको दे रहे हैं। इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 1 पैसे का खर्च नहीं आने वाला, सारा खर्च जो है वो कंपनी बेयर करनेगी। कितना वेस्टेज है जो अभी तो ऑलमोस्ट वेस्टेज नेग्लिजिबल है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो वेट हमारा आएगा वेस्ट उसको लिए ये बायोगैस प्लांट जो सेटअप हुआ है, उसके बाद इसके बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह, और एक आउटलेट भी यहाँ पे बना जाएगा जो लोगों ने अपने मतलब बायोगैस को यूटिलाइज करना है उसके लिए। बायोगैस का कोई इंडस्ट्रियल यूज भी होगा कोई? अभी हाँ जी शुरुआत है जी, इंडस्ट्रियल यूज होगा, ऑटोमोबाइल्स में जो भी जहाँ पे भी यूज हो सकता है उसका पूरा यूटिलाइजेशन हुई। एक सन्नी बल्ला जी एलिगेशन पे जो डंप था वो इधर उधर पंचकुला चला गया, रोपड़ चला गया। जब अच्छा काम होने जाने होता है ना तो कोई ना कोई एलिगेशन तो लगती हैं, तो कोई बात नहीं, हमने तो लोगों को सहूलत देनी है और आज ये बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, चंडीगढ़ शहर वासियों के लिए कि आज हमने डंपिंग ग्राउंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया जो क्लियर नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा एक MOU और मेरे टेन्योर में 125 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन होने जा रहा है। मैम जो गाय वाले में नेग्लिजेंसी हुई, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप रहा क्योंकि जो मशीन थी वो बहुत अच्छा इफेक्टिव काम कर रही थी जिसकी इनॉग्रेशन मैंने सितंबर में की थी, पर उसमें डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन इस बारे में रहा क्योंकि वो मशीन खराब हो गई, शायद उसकी रिपोर्टिंग सही टाइम पे नहीं हो पाई जिसके कारण जानवर जो इकट्ठे होते गए। सो एक दिन में जैसे 15-20 गायें जो वहाँ पे हम यूज करते थे उसको इकट्ठे करते करते वो 3 दिनों में 60-65 गायें हो गई। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई आपने पढ़ी लिया है अखबारों में, गवर्नर साहब ने खुद बहुत सीरियसली उसको लिया है, उन्होंने खुद विजिट भी किया है और उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड किया है या उस मामले में। तो मुझे लगता है कि अभी इंक्वायरी बैठी हुई है तो जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी 29 को इलेक्शन है। हाँ जी बिल्कुल जी, 29 को इलेक्शन है, होने जा रही है और हमारा महापौर बनने जा रहा है। BRS leader Basoju Saravan Kumar has alleged that Singarini Coriolis has become a hub of illegal scams and tenders benefiting associates of Ravint Reddy. He claimed that unlike in any other state-owned or government-run coal mine in the country, the state government has illegally introduced a system of issuing site inspection visit certificates to private mining bidders. It is very unfortunate that Telangana state government led by Mr. Ravint Reddy is turned out to be a scamster's government. The prestigious Singareni collieries has turned out to be an adda for illegal scams and illegal tenders to the henchmen of Mr. Ravint Reddy. Nowhere in the country, nowhere in any of the state-owned coal mines or Government of India owned coal mines, there is no policy called site inspection visit certificates to be issued to private mining bidders. But this system was introduced illegally, unlawfully, irrationally by the state government
and facilitating to benefit the henchmen of Mr. Revant Reddy and turning this entire tendering process into a big mafia or a scam. How it works? As part of the tendering process, the newly introduced system by this government will enable every bidder to know who has got the site inspection visit certificate, and thereby the henchmen of Revant Reddy or the mafia which is being controlled by Mr. Revant Reddy comes into picture. Either they bulldoze the private mining bidders or blackmail them and ensure that only those people who are giving the commissions to this government are given the contracts. This is a big scam. This was raised by our leader, Mr. Harish Rao, that how come this government has the legitimacy to introduce a system that does not exist anywhere in the country, either in the state-owned mines or in the Government of India-owned mines. Is Telangana a special zone that they can introduce any kind of systems and procedures to manipulate the entire tendering process and then swindling thousands of crores of contracts in favor of Revant Reddy and his henchmen? One fund, the first beneficiary of such a system is Mr. Sujan Reddy, who is a brother-in-law of Mr. Revant Reddy. And he is controlling the entire tendering process, monitoring who gets site inspection visit certificates, who does not get, and he further negotiates with everybody and then ensures that this extortion continues. I am appealing to the Deputy Chief Minister Bhatti, who has taken a bold step to cancel the Naini coal mining tenders because of the allegations that have appeared in the media. Be brave, Mr. Bhatti. Be brave, and then also take action against all those tenders that were awarded to, including Shoda Mining Company, that is owned by the brother-in-law of Mr. Revant Reddy, based on the site inspection visit certificates. National Conference President Farooq Abdullah on Monday said that displaced Kashmiri Pandits are always welcome to return to their homes, emphasizing their rightful place in the valley. However, he expressed skepticism about whether the migrated community would want to come back, considering they have built new lives where they currently reside in other parts of the country, with their children engaged in employment and education. The statement of the former Chief Minister came on a day when the displaced community is observing January 19 as Holocaust Day to mark their exodus for the valley in 1990 due to the threats and killings by Pakistan-sponsors terrorists. Talking to reporters on sideline of two-day party program here, Abdullah noted that many Kashmiri Pandits families never left the valley and continue to live peacefully in the villages and localities. क्या कहेंगे? क्या है? वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस डे है आज 19 जनवरी। वो आज ही जिस तरह माइग्रेशन हुआ था, आज वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें वापस जाना है। कब जाएंगे? कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाएं, घर है, घर जाएं, बैठे वहां पे आराम से। वहां बहुत से पंडित रह रहे, कभी वो निकले नहीं। जब बाकी निकलाले गए थे, वो नहीं निकले, वहीं बैठे अपने गांव में आराम से बैठे। सर वो कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन कोई पॉलिसी जो सरकार ने लानी थी, अभी तक हमें बताया नहीं गया है कुछ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो कश्मीरी पंडित। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। फारूक साहब, एक सवाल है। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार A.R. रहमान ने
एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि धर्म को लेकर जो है वो काम नहीं मिलने का भेदभाव जो है बॉलीवुड में हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी उनकी उस स्टेटमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है। एक तरफ जावेद अख्तर ने एक तरफ उस स्टेटमेंट को खारिज किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि उनकी वाइफ शबाना आजमी जब बॉलीवुड में आई थी और वो मुंबई में मकान ढूंढ रही थी तो मुस्लिम होने की वजह से उनको मकान नहीं मिला। तो आप ये इस बयान को और इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं? हमारे भारत में कुछ सालों से नफरत की आग लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान को डिवाइड किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। अब बताइए क्या करें? ये वतन सबका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसमें सब धर्म रहते हैं। मगर ये धर्मों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे तो कौन रोक सकेगा? ये तो कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, अपने ही इलाके में देख लीजिए, अपने ये यूनिवर्सिटी जो है वैष्णो देवी की, उसका हाल देखिए। वहां पे नीट में बच्चे आए थे, मुसलमान थे। कमाल देखिए कि उस अस्पताल को अप्रूव किया गया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो कौन लोग थे जिन्होंने उसको फिर उससे बाक अलग कर दिया और उसके वो जो मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल थी उसको खत्म कर दिया? क्यों? हमारे अपनी रियासत में देखिए ना, आप क्यों दूर जाते हैं? जम्मू में जो नफरत फैलाई जा रही है वो कौन फैला रहा है? कौन है जिम्मेदार उसका? कौन ये चिल्ला रहा है कि जम्मू को अलग करो? कौन है? क्यों आप बॉलीवुड पर जा रहे हैं? आप अपनी रियासत में देखिए। India has recorded its highest ever electronics export in 2025, reaching $47 billion or about rupees 4.15 lakh crore. Union IT Minister Ashwini Vaishnav announced on Monday nearly $30 billion of these exports came from PLI-driven smartphone manufacturing, highlighting the success of the production-linked incentive scheme. The minister said electronics exports have grown 11 times since 2014 to 15, making electronics India's third largest export sector, creating around 25 lakh jobs with strong participation from women, MSMEs and skilled youth. Electronics production has increased sixfold in the last 11 years, rising to rupees 11.3 lakh crore, while exports grew 8 times to rupees 3.3 lakh crore. Under the PLI scheme, investment of over rupees 13,475 crore have led to production worth nearly rupees 9.8 lakh crore. India is now the second largest mobile manufacturing country globally, with units rising from 2 to nearly 300, and over 99% of phones sold in India now made domestically. The government is now shifting focus from finished products to components and manufacturing ecosystems supported by the Electronics Component Manufacturing Scheme. Calling it a strong Make in India success, the minister said global players are confident India's firms are competitive and jobs are being created. Farmers and orchardists farm across Himachal Pradesh on Monday staged a large protest and Girao outside the state secretariat, demanding immediate implementation of the Supreme Court's direction to frame a clear policy for land regularization. The protest was jointly organized by the Himachal Pradesh Kisan Sabha, the Apple Growers Association and other farmer bodies. Protesters demanded an immediate halt to evictions and cutting of orchards, saying that Supreme Court in its December 18 order had set aside High Court directions and asked the state government to frame and implement a policy to protect small and marginal farmers. Addressing the gathering, farmer leaders said that despite clear orders from the apex court, the policy has not yet been implemented on the ground. Farmers also raised concerns over free trade agreements, saying reduced import duties on fruits like apples, pears and kiwi would severely affect domestic producers. They demanded that agricultural produce be kept out of FTAs and that higher import duties be imposed to protect farmers' livelihoods. Other key demands included immediate release of around rupees 140 crore pending under the Market Intervention Scheme, timely payment to milk producers, action against illegal mining, repair of damaged irrigation systems, and full implementation of Forest Rights Act. The protesters warned that if the state government fails to act and raise these issues with the centre, they will intensify the agitation and take the protest to Delhi in the coming days. That's all we have for now. Keep watching on Bill TV.